हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करें और हाँ, वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या बताया गया है क्या नहीं। तो सुनते हैं कहानी। इस कहानी में मेरा नाम प्रिया है। मैं एक अमीर बनने से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा के पास बहुत ज़मीन जायदाद है। मेरे दादा गांव के मुखिया थे, इसलिए मेरे दादा के पास बहुत सारी ज़मीन थी। मेरे दादा के गुजर जाने के बाद ज़मीन के 2 बंटवारे हुए। मेरे पापा 2 भाई थे। मेरे पापा से एक छोटे जो कि मेरे चाचा लगते थे। वह बहुत नशा किया करते थे। मेरे चाचा का एक इकलौता बेटा था जो कि मेरा कज़िन था। मैं भी अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा मुझे हमेशा ही परी बना कर रखते थे। मेरे पापा मुझे हर एक खुशी दिया करते थे जो कि मुझे चाहिए थी। मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं अपने पापा से जो भी जिद करती थी वह मेरे पापा पूरी करते थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए इतनी ज़मीन का मेरे पापा करते भी क्या, तो इसलिए मेरे पापा मुझ पर बहुत रुपए खर्च किया करते थे। मेरे पापा का कहना था, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं यह ज़मीन तुम्हारा नाम कर दूंगा। मेरे चाचा ने अपनी सारी ज़मीन भेज दी थी। नशे और जुआ में सारी ज़मीन हार गए थे। मेरे चाचा बिल्कुल कंगाल हो चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे चाचा इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्या करते थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जब मेरे चाचा के पास कुछ भी नहीं बचता है तो मेरे पापा के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं। मेरे चाचा पापा से कह रहे थे कि तुम्हारी एक बेटी है, उसकी तुम कहीं अच्छी जगह शादी कर दो, उसके बाद अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दो, क्योंकि तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है तो इतनी जायदाद कौन संभालेगा। तो मेरे पापा चाचा से कहने लगे, मैं ये कभी नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़मीन जायदाद अपनी बेटी के नाम करूँगा। मेरा चाचा चाहता था कि मेरे पापा अपनी सारी ज़मीन इनको दे दे ताकि अय्याशी कर सके। चाचा ने अपनी ज़मीन की तो अय्याशी कर ली, अब वह मेरी भी ज़मीन की अय्याशी करना चाहते थे। एक दिन मेरे चाचा फिर से मेरे घर आए हुए थे। आज मेरे चाचा का मूड बिल्कुल चेंज था। मेरे चाचा ने ड्रिंक भी नहीं कर रखी थी। मेरे चाचा मेरे पापा के पास बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाचा के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। हमेशा ही वह ड्रिंक करके रखते थे, लेकिन आज उन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखी थी और बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं रहते थे। मेरे चाचा, मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। मुझे तो लगता था कि दाल में कुछ काला है। मेरे चाचा पापा से कह रहे थे कि तुम अपनी बेटी की शादी कब करोगे, तुम्हारी बेटी शादी करने के लायक हो गई है और मेरा बेटा भी शादी करने के लायक हो गया है। मेरे चाचा का कहना था, क्यों ना तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बने। मेरे चाचा पापा से कह रहे थे, मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करना चाहता हूँ। मेरे पापा इतना सुनते ही चाचा के ऊपर भड़क पड़ते हैं। मेरे पापा चाचा से कहने लगते हैं, ये हरगिज कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं कर सकता। मेरे पापा चाचा से ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं और चाचा को घर से निकाल देते हैं। मेरे पापा चाचा से कह रहे थे, कभी यह सोचना भी नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ कर सकता हूँ। मेरे पापा ने चाचा को भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी कज़न से हो। मुझे कज़न से शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे भी मेरे चाचा के लड़के की आदतें बहुत खराब थी। मेरे कज़न का नाम सौरभ था। सौरभ बहुत बार लड़कियों के साथ पकड़ा गया। हमारे मोहल्ले में कोई भी नई लड़की आई, सबसे पहले सौरभ उसके पीछे पड़ जाता था। मुझे सौरभ की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और मेरे चाचा सौरभ की शादी मेरे साथ करना चाहते थे। मेरे चाचा सौरभ के साथ इसलिए शादी करना चाहते थे ताकि मेरे पास जितनी भी ज़मीन जायदाद है, शादी हो जाने के बाद वह ज़मीन जायदाद उनकी हो जाए। मैं अपने चाचा की चालाकियां को समझ रही थी, इसीलिए मेरे चाचा अपने बेटे की शादी मुझसे करना चाहते थे, लेकिन मेरे सौरभ से मेरी शादी कभी भी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे पापा को भी उसकी आदतें पता थी। एक दिन मैं मार्केट जा रही थी सामान खरीदने। पीछे से एक गाड़ी आती है और कुछ लोग बाहर निकलते हैं। मेरे मुंह पर हाथ लगाकर मेरा मुंह बंद कर दिया था, जिससे मैं बोल ना पाऊं और ना ही चिल्ला पाऊं। वह लोग मुझे गाड़ी में डाल देते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके मुझे पता नहीं कहां ले जा रहे थे। गाड़ी लगभग आधा घंटा लगातार चलती है।
उसके बाद गाड़ी रोकते हैं वह लोग और मुझे बाहर निकलते हैं। मेरे सर पर काले कलर का मास्क लगा दिया था, जिससे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वह लोग मुझे एक कमरे में डाल देते हैं। उस कमरे में पहले से कुछ लड़कियां मौजूद थी। उसे कमरे में आ जाने के बाद वह लोग मेरे सर पर से वह मास्क हटा देते हैं। वह लड़कियां रो रही थी। मैं इधर उधर देखा तो कुछ बच्चे भी मुझे नजर आए। इन बच्चों को भी इन लोगों ने किडनैप किया था, और लड़कियों को भी। लेकिन ये लोग किडनैप करने के बाद इन लोगों के साथ कर क्या रहे थे, और वह मेरे साथ क्या करने वाले थे? आखिरकार इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया? मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं था। वह लोग मुझे उसे कमरे में बंद करके चले जाते हैं। मैं उनमें से एक लड़की से पूछा, ये लोग तुम लोगों के साथ क्या करते हैं? तो वह लड़की मुझे बताने लगी, ये लोग हम लोगों से गलत काम करवाते हैं। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आती है और मुझे देखकर रोने लगती है और मेरे गले लग जाती है। मुझे उसे पर बहुत तरस आ रहा था। बताओ, इन लोगों ने इसे भी नहीं छोड़ा। इसकी उम्र लगभग 10 साल थी। इतनी उम्र में इन लोगों ने इसको किडनैप कर लिया। इन लोगों को इस बच्ची पर भी तरस नहीं आया। यहाँ मौजूद लड़कियों से मैंने पूछा कि यह लोग तुमसे गलत काम कैसे क्या करवाते हैं? तो वो लड़कियां मुझे बताने लगी, पहले ये लोग मुझे नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद पता नहीं ये लोग हम लोगों के साथ क्या करते हैं क्या नहीं। वह लड़कियां कह रही थी, अभी रात होने दो, देखना तुम भी सब लोगों के नशे के इंजेक्शन लगाए जाएंगे, उसके बाद हम लोग बेहोश हो जाते हैं। मुझे इन लड़कियों की बातें सुनकर बहुत ही डर लगने लगा था। ये किडनैपर पता नहीं हम लड़कियों को यूज़ कैसे कर रहे थे। मुझे अब शाम होने का इंतजार था, क्योंकि शाम को ही पता चलेगा ये लोग हम लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। धीरे धीरे टाइम कट गया और शाम हो गई। 2-3 करने पर रूम के अंदर आते हैं, उनके हाथ में बहुत सारे इंजेक्शन थे। वह किडनैपर एक एक करके सबके इंजेक्शन लगने लगते हैं। सब लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। एक तरफ से सब लोगों को इंजेक्शन लगने जा रहे थे। धीरे धीरे करके मेरा भी नंबर आ जाता है और ये लोग मेरे भी इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगा देने के बाद मेरा सर घूमने लगता है। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं कहीं और थी। पहले मैं दूसरे कमरे में थी, लेकिन अब जगह चेंज हो गई थी। जितने लोग पहले उसे रूम में मौजूद थे उतने ही लोग आप भी मौजूद हैं। सब लोगों के शरीर में दर्द हो रहा था। मेरे भी शरीर में काफ़ी थकावट और दर्द हो रही थी। हम लोगों को बेहोश करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था। इन किडनैपरों के साथ एक और लड़का काम करता था। वह मुझसे पूछने लगा, तुम कहाँ रहती हो, मेरे बारे में जानकारी लेने लगा। उसे लड़के को मैं कुछ भी नहीं बता रही थी, क्योंकि वह भी उन किडनैपरों में मिला हुआ था। वह लड़का मुझे दिलासा देने लगा कि मैं तुम लोगों को बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे तुम लोगों की यह हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए तुम अपना एड्रेस बताओ। वह लड़का मुझसे बहुत प्यार से बातें कर रहा था। मुझे उसे पर विश्वास हो जाता है और मैं सब कुछ उसे बता देती हूँ। धीरे धीरे करके हम लोगों की दोस्ती बढ़ जाती है। वह लड़का कह रहा था, कोई अच्छा टाइम देखकर मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलवा दूंगा। मुझे भी उसे पर विश्वास हो गया था। वह लड़का हम लोगों के लिए खाना भी लेकर के आया करता था। मैंने उससे लड़के से पूछा, तुम इन लोगों के साथ काम क्यों करते हो? तो वह लड़का कहने लगा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है उनके साथ। तो मैंने उससे लड़के से पूछा, कैसी मजबूरियां? तो वह लड़का बताने लगा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और उसमें बहुत सारा रुपया लगेगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना रुपया लोन कहाँ से। डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं। इतने रुपए इतनी जल्दी लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इन लोगों के साथ यह काम कर रहा हूँ। मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं उन लोगों का साथ छोड़ दूंगा। मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ गलत हो। मेरी यही मजबूरियां हैं, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। वह लड़का हम लोगों से कह रहा था कि आज की रात मैं बाहर रहूंगा गेट पर और गेट का दरवाज़ा खोल दूंगा। उसके बाद तुम लोग जल्दी जल्दी करके निकल जाना। मैं इधर उधर हो जाऊंगा ताकि उन लोगों का शक भी ना रहे कि मैं दरवाज़ा खुला है। तो मैंने उसे लड़के से कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं भी करूंगी। वह लड़का मुझसे कह रहा था, तुम तैयार रहना, मैं गेट खोल दूंगा, तुरंत ही सब लोगों को लेकर के तुम निकल जाना। मैं वहाँ सारी लड़कियों को बता दिया था कि आज रात को सब लोगों को यहाँ से निकलना है, सब लोग तैयार रहें। सब लड़कियाँ तैयार थी भगाने के लिए।
सब लड़कियां यही सोच रही थी कि कब गेट खुले और हम लोग यहाँ से आज़ाद हो जाएं। धीरे धीरे करके रात बहुत हो गई थी, लेकिन वह लड़का अभी तक गेट नहीं खोला था। मैं गेट खोलने का इंतजार कर रही थी, तभी वह लड़का गेट खोल देता है और मुझसे कहने लगता है, अब तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मैंने सारी लड़कियों को उससे रूम से निकाल दिया और मैं भी निकल गई। मैंने उसे लड़के को थैंक्स बोला तो वह लड़का कहने लगा ठीक है। वह लड़का भी इधर उधर हो जाता है और हम सारी लड़कियां बाहर निकल आते हैं। हम सारी लड़कियां बाहर तो निकल आए थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग जाएं कहाँ। जहाँ हम लोग किडनैप थे वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था, चारों तरफ पेड़ पौधे ही लगे हुए थे। हम लोग चलते जा रहे थे, लेकिन जंगल से बाहर जाने का रास्ता मुझे नहीं पता था। लगभग आधा एक घंटा चलने के बाद एक मेन रोड आती है। हम लोग उसे रोड पर इंतजार कर रहे थे कि कोई गाड़ी आए तो हम उसे गाड़ी को रोक। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक ट्रक वाला आता है। हम लोगों ने ट्रक वाले को हाथ दिया, ट्रक वाले ने ट्रक रोक दिया। मैंने उसे शायरी बातें बताई तो उसने कहा ठीक है, सब लोग पीछे बैठ जाओ। ट्रक में हम सब लोग पीछे बैठ जाते हैं ट्रक में। मैंने ट्रक वाले को बोल दिया था कि हम लोगों को पुलिस चौकी छोड़ देना। हम लोग पुलिस चौकी इसलिए जाना चाहते थे ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं, क्योंकि कुछ छोटे बच्चियों भी थी, उन्हें अपने घर का पता नहीं था, तो पुलिस वाले ही उन बच्चियों को उनके मम्मी पापा से मिल सकते हैं। इसलिए मैं पुलिस चौकी सबसे बेस्ट समझा जाने के लिए। कुछ ही देर बाद हम लोग पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को सारी खबर बताई जाती है। उसके बाद पुलिस वालों ने हम लोगों से सवाल जवाब किया। जो लड़कियां बड़ी बड़ी थी उन्हें अपने घर का नंबर भी पता था और अपने घर का एड्रेस भी पता था, तो वह लड़कियां तो अपने घर निकल जाती हैं। जो नहीं जाती है उनके मम्मी पापा पुलिस चौकी आ जाते हैं उन्हें लेने के लिए, लेकिन छोटी बच्चियों का कुछ भी पता नहीं था। उन्हें कैसे घर भेजा जाए, उनके मम्मी पापा से उनको कैसे मिलवाया जाए। बड़ी बड़ी सारी लड़कियां अपने घर निकल जाती हैं, उनके मम्मी पापा उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन छोटी बच्चियों अभी तक यहीं पर थी। पुलिस वाले मुझसे कहते हैं तुम भी चली जाओ, मैं इन बच्चियों को उनके मम्मी पापा से मिला दूंगा। मैं पुलिस अंकल से उनका फ़ोन मांगा और अपने घर पर कॉल लगा दी। थोड़ी ही देर बाद मेरी मम्मी पुलिस चौकी आ जाती है मुझे लेने के लिए। मेरी मम्मी ने मुझे दिखा और देखते ही रह गई। उनकी आंखों में आंसू थे, वह तुरंत ही मुझे गले लगा लेती हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा पापा नहीं आए मुझे लेने के लिए, तो मम्मी और तेज रोने लगते हैं और मुझे बताने लगते हैं कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर के चले गए। इतना कहते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं भी रोने लगती हूँ और मैं अपनी मम्मी से पूछने लगती हूँ ये सब कैसे क्या हुआ। तो मम्मी मुझे बताने लगी जब से तुम किडनैप हुई हो तब से लोग पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम्हारे पिताजी को सुनाते थे। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। सब लोग अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे और तुम्हारे पिताजी को ताने मार रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, तुम्हारा मुंह काला करके। तुम्हारे पिताजी सबकी बातें सुनते रहे और एक दिन उन्होंने जहर खा करके आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनसे और सुना नहीं जा रहा था। तुम्हारे बारे में बहुत लोग बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तभी तुम्हारे पिताजी ने ये कदम उठाया। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगती है आप बहुत देर हो गई, अब हम लोगों को घर जाना चाहिए। मेरी मम्मी मुझे पुलिस स्टेशन से लेकर के घर आ जाती है। घर में आ जाने के बाद कुछ लोग मेरे घर आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम अपनी बेटी को घर में नहीं रख सकती हो। आज पड़ोस के लोग और मेरे खानदान के लोग भी मेरे घर पर आ गए थे। सब लोगों का यही कहना था कि तुम अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकती हो। पता नहीं इतने दिन कहाँ ये रही है, क्या किया है इसमें। मेरे चाचा भी कह रहे थे पता नहीं किसके साथ यह मुंह काला करके आए हैं, वह कौन लड़का है आप सबको बता भी दो। तो मैं चाचा से कहा वह लड़का कोई नहीं है, मुझे किडनैप किया गया था। मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं कर रहा था और अब कहूँगी भी क्या, कुछ रहा ही नहीं है खाने को तो ये बहाने तो बनाऊंगी। मैं चाचा और सब लोगों से कहा मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे किडनैप किया गया था। तो सब लोग मेरी बातों पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं चलो अच्छी बात है, कोई तो बहाना मिल गया बताने के लिए। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोग यही कह रहे थे कि अगर तुम अपनी बेटी को अपने घर में रखोगी तो हम लोगों से रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे। तो मेरी माँ कहने लगी तुम लोग ऐसा ना करो, अगर तुम लोगों ने रिश्ते नाते तोड़ दिए तो मेरा कौन है। अब तो प्रिया के पापा भी नहीं रहे हैं,
तो मैंने मम्मी से कहा तुम इन लोगों के आगे ऐसे इमोशनल ना हो। ये लोग रिश्ते नाते क्या तोड़ेंगे, मैं खुद इन लोगों से जिनके नाते तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही मेरे पापा ने आत्महत्या की। तो मैं खुद लोगों से रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। अब आप लोग मेरे घर से निकल जाएं। मैंने तुरंत ही सब लोगों को अपने घर से निकाल दिया। मुझे ऐसे लोगों के साथ रिश्ते नाते चलने ही नहीं है जिनकी वजह से मेरे पापा ने आत्महत्या की। अगर इन लोगों ने मेरे पापा को तने ना सुनाए होते और अजीब अजीब बातें ना बताए होती तो आज मेरे पापा जिंदा होते। इन लोगों की वजह से ही मेरे पापा आज मेरे सामने नहीं है। वैसे भी हम लोग इतने तो गरीब हैं नहीं कि अपना पेट पाल नहीं सकते। हम लोगों के पास इतनी जमीन है कि हम उसे आराम से अपना पेट पाल सकते हैं। किसी के आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही हाथ फैलाने की जरूरत है। मेरे पापा इतना करके गए हैं कि हम लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं मम्मी को यही बातें समझ रही थी, लेकिन मम्मी मेरी रोए जा रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा तुम पहले रोना बंद करो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें मिल गई हूं ना, तो तुम्हें किस बात की टेंशन है। हम 2 लोग आराम से इस घर में रहेंगे। तो मेरी मम्मी कहने लगी हाँ हम लोग इस घर में रहेंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे पापा की बहुत याद आती है। तो मैंने मम्मी से कहा अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं। इन लोगों की वजह से ही मेरे पापा आज हम लोगों के बीच नहीं है। और वैसे भी मैं ठीक ही किया इन लोगों के साथ रिश्ते नाते तोड़ के। मेरा चाचा वैसे भी पहले चालाकी कर रहा था मेरे पापा के साथ। मेरी जमीन जायदाद हड़पना चाहता था। मैं पहले से ही चाचा के बारे में जानती थी, इसलिए मैंने उनसे भी रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। मेरे पापा ने जो भी अपने साथ किया वह गलत किया। कभी भी दूसरों की बातों से अपने को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मेरे पापा दूसरों की बातों से अपने आप को खत्म कर लिया था। ऐसा मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कभी भी दूसरों की बातों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो कभी ना करें, क्योंकि लोग तो बातें करते रहते हैं। लोगों की वजह से अपना जीवन खराब ना करें और ना ही कभी आत्महत्या करने की कोशिश करें, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे संभाल कर रखें, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन कभी भी आत्महत्या करने की नहीं सोचनी चाहिए। आज पड़ोस और मेरे खानदान के लोग तो ये भी कह रहे थे कि अपनी बेटी को घर से निकाल दो। ये पता नहीं किसके साथ अपना मुंह काला करके आए हैं। लोगों का यही कहना था कि इस घर से निकाल दो। आज पड़ोस के लोग सिर्फ घर तुड़वाना चाहते हैं। आप समझदार बनिए बस। मैंने समझदारी दिखाते हुए उन लोगों से खुद ही रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाएं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो सिर्फ अपनी सुनना की आज पड़ोस वालों की। ज्यादातर लोग आपका घर तुड़वाना चाहते हैं, ना कि सुधारना। तो आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और रोमांचक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।